नमस्कार दोस्तों, एमपीएन एकेडमी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। प्रस्तुत है वीकली करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 8 से लेकर 15 अक्टूबर 2024 तक के समसामयिक घटनाक्रम पर आधारित 30 महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को व्याख्या के साथ हल करेंगे। यूपीएससी स्टाइल के प्रश्न आपको इस वीडियो के अंतिम भाग में मिलेंगे। पहला प्रश्न है, फ्री टू थिंक 2024 रिपोर्ट के अनुसार शैक्षणिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत का स्कोर क्या है? व्हाट इज इंडिया स्कोर इन एकेडमिक फ्रीडम इंडेक्स एज पर फ्री टू थिंक 2024 रिपोर्ट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 0.18। 1940 के दशक के मध्य के बाद से भारत का यह सबसे कम स्कोर है। स्कॉलर्स एट रिस्क अकादमिक स्वतंत्रता निगरानी रिपोर्ट की इस वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार पिछले एक दशक में भारत में शैक्षणिक स्वतंत्रता में गिरावट आई है। 1986 से 2021 के बीच अंटार्कटिक प्रायद्वीप में वनस्पति क्षेत्र कितना गुना बढ़ गया है? हाउ मेनी टाइम हैज द वेजिटेशन एरिया इन द अंटार्कटिक पेनिनसुला इंक्रीज बिटवीन 1986 एंड 2021? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 12 गुना। इस क्षेत्र में वनस्पति आवरण 1986 में 1 वर्ग किलोमीटर से भी कम था, जो कि 2021 में बढ़ के हो गया है 12 वर्ग किलोमीटर, जो कि 10 गुना से भी अधिक यानी 12 गुना की वृद्धि को दिखाता है। हाल के वर्षों में यह प्रवृत्ति तेज हो गई है। पूर्ण अध्ययन अवधि की तुलना में 2016 और 2021 के बीच हरियाली की दर में 30% से अधिक की वृद्धि देखी गई है। यह हरियाली संभवतः क्षेत्र में तीव्र तापमान वृद्धि के कारण है, जो वैश्विक औसत से 5 गुना अधिक तेजी से बढ़ रहा है। ग्लेशियरों के पिघलने के साथ पौधों के लिए अधिक भूमि उपलब्ध होती जाती है, जिससे हरियाली की प्रक्रिया में और तेजी आती है। तो यह अच्छा साइन तो बिल्कुल भी नहीं है। रतन टाटा को भारत रत्न किस वर्ष प्रदान किया गया था? इन विच ईयर वाज द भारत रत्न कन्फर्ड टू रतन टाटा? तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि अभी तक मिला ही नहीं है। टाटा समूह के पूर्व अध्यक्ष रतन टाटा जी का जन्म 28 दिसंबर 1937 में सूरत में हुआ था। 9 अक्टूबर 2024 को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में इनका निधन हो गया। इन्हें 2000 ईस्वी में पद्म भूषण और 2008 में पद्म विभूषण मिला। रतन टाटा ने किस अवधि के दौरान चेयरमैन के रूप में टाटा सन्स का नेतृत्व किया? रतन टाटा लेड द टाटा सन्स एज चेयरमैन ड्यूरिंग द पीरियड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 1991 से लेकर 2012 तक। ये मार्च 1991 से 28 दिसंबर 2012 तक टाटा समूह के अध्यक्ष रहे। अपने उत्तराधिकारी साइरस मिस्त्री के पद से हटने के बाद इन्होंने 2016 से अंतरिम अध्यक्ष के रूप में फिर से कार्य किया था। फरवरी 2017 में जब नटराजन चंद्रशेखरन को टाटा समूह का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, तब वे फिर से सेवानिवृत्त हो गए। यूनाइटेड किंगडम ने चागोस द्वीप समूह की संप्रभुता किस देश को सौंपने की घोषणा की है? टू विच कंट्री हैज द यूके अनाउंस्ड टू हैंड ओवर द सोवरेनिटी ऑफ द चागोस आइलैंड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, मॉरिशस। इस समझौते से मॉरिशस की डिएगो गार्सिया द्वीप को छोड़कर शेष द्वीप समूह पर पूर्ण संप्रभुता प्राप्त हो गई है। चागोस द्वीप समूह में 58 द्वीप शामिल है और यह हिंद महासागर में मालदीव से लगभग 500 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। फ्रांसीसी लोग वर्ष 1715 में चागोस द्वीप समूह के साथ मॉरिशस में उपनिवेश स्थापित करने वाले पहले लोग थे। 18वीं शताब्दी के अंत में फ्रांसीसियों ने नव स्थापित नारियल बागानों में कार्य करने हेतु अफ्रीका और भारत से दास श्रमिकों को लाया। हालांकि फ्रांस के नेपोलियन बोनापार्ट के पतन के बाद वर्ष 1814 में ब्रिटेन ने इस क्षेत्र पर नियंत्रण कर लिया था। वर्ष 1965 में ब्रिटेन ने ब्रिटिश हिंद महासागर क्षेत्र का गठन किया, जिसमें चागोस द्वीप समूह एक केंद्रीय हिस्सा था। यदि आप 70वीं बीपीएससी के लिए करंट अफेयर्स का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके बारे में जानकारी यहाँ दी जा रही है। लेकिन आइए इससे पहले जानते हैं कि एमपीएन एकेडमी ऐप ही क्यों, क्योंकि हमने करके दिखाया है। दोस्तों, सबसे पहले हमने करंट अफेयर्स का पीडीएफ कोर्स लॉन्च किया था। 66वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में कुल 36 प्रश्न टैली हुए थे करंट अफेयर्स। बिहार एसआई की परीक्षा हुई थी 2021 में, क्योंकि उस साल बीपीएससी का कोई एग्जाम हुआ ही नहीं था, तो दोनों शिफ्ट मिला के 31 क्वेश्चंस टैली हुए थे। 67वीं बीपीएससी प्रीलिम्स 2022 जो कि कैंसिल हो गया था और फिर उसका री एग्जाम हुआ था, दोनों मिला करके
59 क्वेश्चंस टैली हुए थे। बीपीएससी सीडीपीओ प्रारंभिक परीक्षा हुई थी 2022 में, तो उसमें भी 30 प्रश्न टैली हुए थे। तो आपने देखा कि ऑन एन एवरेज 30 क्वेश्चंस टैली हो रहे हैं करंट अफेयर्स से सिर्फ। उसके बाद 2023 में हमने डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज कोर्स लॉन्च किया करंट अफेयर्स के अलावे। तो परफॉर्मेंस 30 से बढ़ करके ऑलमोस्ट 45 हो गया है 68वीं और 69वीं में। तो आपने देखा 4 साल 6 एग्जाम, कंसिस्टेंसी एट इट्स बेस्ट। इस बार हमने लॉन्च किया है एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज सबसे पहले, और अब आ गया है डायमंड स्टैटिक जीके नोट्स भी, यानी प्रीलिम्स के लिए फुल कोर्स रेडी है हमारा। तो इस बार का 70वीं बीपीएससी का प्रीलिम्स का टारगेट रहेगा 120 आउट ऑफ 150। 120 प्रश्न टैली होते हुए दिखाई पड़ेंगे आपको, और इसीलिए हमने इस बार लॉन्च किया है मिशन 120। दोस्तों, इस एग्जाम्स में जितने भी प्रश्न टैली हुए हैं, यहाँ पर जो आंकड़ा दिया गया है, इसकी आप वीडियो हमारे एमपीएन एकेडमी के यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम पेज पर भी मिल जाएगा सारा। ये वीडियो जरूर देखें, इससे आपको पता चलेगा कि प्रश्न किस प्रकार से आते हैं और आपको एमपीएन एकेडमी का यूज कैसे करना है बेटर वे में। दोस्तों, इस मिशन में 3 भाग हैं। सबसे पहले करंट अफेयर्स का पीडीएफ, जो कि सबसे पहले कोर्स लॉन्च हुआ था, वो अभी भी चल रहा है। उसके बाद है डायमंड स्टैटिक जीके नोट्स, यानी डीएसजी नोट्स, स्टैटिक पोर्शन का कंप्लीट कवरेज, और टेस्ट सीरीज। 2 प्रकार के हैं, एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज और डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज। तो यदि आप तीनों कवर करते हैं तो हमारा सब मिलाकर के होता है मिशन 120, यानी एक ही लक्ष्य है 70वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में 150 में से 120 प्रश्न टैली कराना। सबसे पहले करंट अफेयर्स। साल भर के करंट अफेयर्स को आप, यानी 1 ईयर ऑफ करंट अफेयर्स का सिस्टमेटिक रिवीजन कर सकते हैं केवल 18 घंटों में। आइए अब बात करते हैं न्यूली लॉन्च्ड डायमंड स्टैटिक जीके नोट्स की। सब्जेक्ट वाइज पीडीएफ नोट्स आपको मिलेंगे दोस्तों। और ये क्या है पीडीएफ नोट्स? इस पीडीएफ नोट्स में दोस्तों आपको एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स दोनों को मिला करके एक निचोड़ प्रस्तुत किया गया है। फैक्ट्स तो सारे मिलेंगे ही मिलेंगे, कंसेप्ट भी मिलेंगे। इसमें डायग्राम, फ्लो चार्ट, पिक्चर्स, टेबल्स और वन लाइनर्स सबका बेहतरीन आपको इस्तेमाल दिखेगा। आपको अलग से कोई भी नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। इसे आप स्टडी कीजिए और फास्ट टाइम में इसका रिवीजन कीजिए, है ना कमाल। इस प्रकार का कंटेंट आपको मार्केट में और ऑनलाइन कहीं भी उपलब्ध नहीं मिलेगा। अब आपने स्टडी तो कर ली है, इसका प्रैक्टिस भी तो जरूरी है। तो इसके लिए हमारे पास 2 तरह के टेस्ट सीरीज हैं। एक है एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज और एक है डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज। ये पीडीएफ नोट्स और टेस्ट सीरीज आपको मिलेगा कैसे? सबसे पहले आप एमपीएन एकेडमी ऐप गूगल प्ले स्टोर पर चले जाएंगे, उसे डाउनलोड कर लेंगे। आपको इस प्रकार का लोगो दिखेगा। ओटीपी डाल करके स्टोर सेक्शन में चले आएंगे, वहाँ पर जाकर के आप कोर्स चुनिए। जैसे ही कोर्स पर क्लिक करेंगे, वहाँ पर नीचे आपको दिखेगा आई एम इंटरेस्टेड का एक बटन। वहाँ जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको पेमेंट का लिंक उपलब्ध हो जाएगा आपके मैसेज में, और व्हाट्सएप पर भी लिंक आ जाएगा। वहाँ पर जाके शुल्क का भुगतान कर दीजिए। एमपीएन एकेडमी ऐप के कंटेंट सेक्शन में आपको कोर्स उपलब्ध हो जाएगा। द्विपक्षीय निवेश संधि के अंतर्गत भारत ने यूएई के निवेशकों के लिए स्थानीय समाधान की समापन अवधि को घटाकर कितना वर्ष कर दिया है? अंडर द बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी BIT, इंडिया हैज रिड्यूस्ड द एग्जॉस्शन पीरियड फॉर इन्वेस्टर्स फ्रॉम यूएई टू, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 3 वर्ष। पहले यह 5 वर्ष था, अब इसे घटाकर 3 वर्ष कर दिया गया है। स्थानीय समाधान की समापन अवधि वह समय सीमा है जिसके दौरान निवेशक को अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता की मांग करने से पूर्व मेजबान देश की विधिक प्रणाली के माध्यम से विवाद को सुलझाने का प्रयास करना चाहिए। BIT 31 अगस्त 2024 को लागू हो गया, जिससे पूर्ववर्ती द्विपक्षीय निवेश संवर्धन एवं संरक्षण समझौते बिप्पा के समापन के पश्चात निवेश संरक्षण की निरंतरता सुनिश्चित हो गई है। कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन चार्टर में कितने देशों ने हस्ताक्षर किए? हाउ मेनी कंट्रीज साइंड द कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस चार्टर? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 4 देशों ने हस्ताक्षर किए हैं। इस सम्मेलन के सदस्यों भारत, श्रीलंका, मालदीव और मॉरिशस ने कोलंबो में CSC सचिवालय की स्थापना हेतु एक चार्टर एवं समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसमें बांग्लादेश अनुपस्थित रहा तथा सेशल्स ने पर्यवेक्षक राज्य के रूप में भाग लिया। CSC को मूल रूप से समुद्री सुरक्षा पर NSA
ट्राइलेटरल के रूप में जाना जाता था और इसे वर्ष 2011 में भारत, श्रीलंका और मालदीव के बीच स्थापित किया गया था। यह हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा बढ़ाने के लिए श्रीलंका की एक पहल थी। वर्ष 2022 में मॉरिशस जबकि बांग्लादेश वर्ष 2024 में इस सम्मेलन में शामिल हुआ। इसकी 8वीं उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी DNSA स्तर की बैठक 10 जुलाई को मॉरिशस द्वारा वर्चुअली आयोजित की गई थी। अंतरिक्ष आधारित निगरानी मिशन के किस चरण को 2024 में मंजूरी दी गई है? विच फेज ऑफ स्पेस बेस्ड सर्वेलेंस मिशन हैज बीन अप्रूव्ड इन 2024? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। तीसरे चरण को मंजूरी मिली है। इसमें निगरानी के लिए पृथ्वी की निचली कक्षा या लो अर्थ ऑर्बिट और भूस्तरीय कक्षा या जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में कम से कम 52 उपग्रहों का प्रक्षेपण शामिल होगा। 21 उपग्रह इसरो तथा शेष 31 निजी कंपनियों द्वारा निर्मित किए जाएंगे। यह जो मिशन है इसका संचालन राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय और रक्षा मंत्रालय के अधीन रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा किया जा रहा है। सुरक्षा संबंधित कैबिनेट समिति द्वारा इसके पहले चरण की शुरुआत थी 2001 ईस्वी में, जिसमें 4 उपग्रहों रिसेट 2 का प्रक्षेपण शामिल था, जबकि जो दूसरा चरण था वह 2013 में शुरू किया गया था, जिसमें 6 उपग्रहों जैसे कि रिसेट 2A के प्रक्षेपण के साथ शुरू किया गया। और अब यह 2024 में कौन सा चरण शुरू हो रहा है? तीसरा फेज स्टार्ट हो रहा है। 2024 के साहित्य के नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? Who has been awarded the Nobel Prize for Literature for 2024? The right answer is option number A, हांगकांग। ऐतिहासिक आघातों और जीवन की नाजुकता का पता लगाने वाले गहन काव्यात्मक गद्य के लिए दक्षिण कोरियाई उपन्यासकार हांगकांग को स्वीडिश अकादमी स्टॉकहोम स्वीडन द्वारा वर्ष 2024 के साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हांगकांग साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली दक्षिण कोरियाई लेखक हैं। इसके साथ 11 मिलियन स्वीडिश क्राउन की राशि भी प्रदान की जाएगी। 21वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन 2024 किस शहर में आयोजित किया गया? इन विच सिटी वाज द 21st आसियान इंडिया समिट 2024 हेल्ड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, वियंतियाने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 अक्टूबर को लाओस के वियंतियाने में 21वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन 2024 में 10 सूत्री योजना की घोषणा की। इन्होंने 44वें आसियान शिखर सम्मेलन, जिसका थीम था आसियान कनेक्टिविटी और लचीलापन बढ़ाना, तथा 19वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भी भाग लिया। एक ही जगह पर आयोजित हुआ था, कहाँ पर? वियंतियाने में। वर्ष 2024 में भारत की एक्ट ईस्ट नीति के 10 वर्ष भी पूरे हुए। क्या आपने एमपीएन एकेडमी का टेलीग्राम पेज ज्वाइन किया है? नहीं? अरे अवश्य ज्वाइन कीजिए। इस प्रकार का लोगो आपको दिखेगा, सर्च कीजिए एमपीएन एकेडमी टेलीग्राम पर। क्या क्या मिलेगा आपको? बीपीएससी परीक्षा से संबंधित अपडेटेड न्यूज आपको मिलेगी। कोई भी नोटिफिकेशन आती है या पेपर में कोई न्यूज आती है तो आपको मिलती रहेगी। बीपीएससी प्रिपरेशन यानी तैयारी से संबंधित स्ट्रेटेजी या रणनीति की पीडीएफ आपको यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। टेस्ट सीरीज के सिलेबस और शेड्यूल को जारी किया जाता है यहाँ पर, और एमपीएन एकेडमी के कोर्सेस और यूट्यूब वीडियो के अपडेट्स भी आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो इस पेज को अवश्य ज्वाइन कीजिए। किस देश के संगठन निहोन हिदांक्यो को वर्ष 2024 का शांति नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है? विच कंट्रीज ऑर्गेनाइजेशन निहोन हिदांक्यो हैज बीन अवार्डेड द नोबेल पीस प्राइज फॉर द ईयर 2024? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, जापान की यह संस्था है। वर्ष 2024 का शांति का नोबेल पुरस्कार हिरोशिमा नागासाकी पर परमाणु बम हमले के उत्तरजीवियों का प्रतिनिधित्व करने वाले एक जापानी संगठन निहोन हिदांक्यो को प्रदान किया गया है। 10 अगस्त 1956 को स्थापित यह संगठन वर्ष 1945 में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा हिरोशिमा और नागासाकी पर किए गए परमाणु बम विस्फोटों में जीवित बचे लोगों से बना है। बचे हुए लोगों, जिन्हें हिबाकुशा या बम प्रभावित लोग कहा जाता है, ने परमाणु हथियारों को समाप्त करने के उद्देश्य से वैश्विक आंदोलन का नेतृत्व करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग में स्वर्ण पदक हासिल करने वाली पहली आईपीएस अधिकारी कौन बन गई हैं? Who has become the first IPS officer to win a gold medal in Commonwealth power lifting? The right answer is option number A, अनीता रॉय। पुडुचेरी की एसएसपी अनीता रॉय ने 4 अक्टूबर को दक्षिण अफ्रीका के सन सिटी में आयोजित
कॉमनवेल्थ इंटरनेशनल क्लासिक बेंच प्रेस प्रतियोगिता 2024 में गोल्ड मेडल जीता। 46 साल की उम्र में अनीता ने 70 किलो वजन उठाकर यह उपलब्धि हासिल की। अंतर्राष्ट्रीय इस्लामी संगठन हिज्ब उत तहरीर का मुख्यालय किस देश में स्थित है? इन विच कंट्री इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द इंटरनेशनल इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन हिज्ब उत तहरीर लोकेटेड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, लेबनान। यह वर्ष 1953 में यरूशलेम में गठित एक अंतर्राष्ट्रीय इस्लामी संगठन है। इसका मुख्यालय लेबनान में स्थित है। यह यूके, यूएसए, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया सहित कम से कम 30 देशों में परिचालन करता है। अभी न्यूज में क्यों है? गृह मंत्रालय ने गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967 यानी उपाक की धारा 35 के तहत संगठन पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह भारत में प्रतिबंधित होने वाला 45वां संगठन बन गया, जिसमें जैसे मोहम्मद और लश्कर ए तोयबा भी शामिल है। एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2024 में किस देश की महिला टीम ने स्वर्ण पदक जीता? विच कंट्रीज वीमेन टीम वन गोल्ड मेडल इन द एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2024? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, जापान। कजाकिस्तान के स्थान में आयोजित इस चैंपियनशिप में चीन ने रजत पदक जीता। मनिका बत्रा, अहिका मुखर्जी और सुतीर्था मुखर्जी की भारतीय टीम सेमीफाइनल में जापान से हार गई थी, लेकिन अंतिम 4 में पहुंचकर इसने अपने लिए कांस्य पदक पक्का कर लिया। महिला टीम वर्ग में यह देश का पहला पदक है। भारत ने 3 अभियानों के साथ अभियान समाप्त किया। अहिका मुखर्जी और सुतीर्था मुखर्जी ने एशियाई चैंपियनशिप के महिला युगल इवेंट में भी कांस्य पदक जीता है। एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2024 में किस देश के पुरुष टीम ने स्वर्ण पदक जीता? विच कंट्रीज मैन टीम वन गोल्ड मेडल इन द एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2024? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, चीन। चीनी ताइपे ने रजत पदक जीता। भारतीय पुरुष टीम, जिसमें शरत, मानव और हरमीत शामिल थे, को कजाकिस्तान के अस्ताना में चीनी ताइपे के खिलाफ सेमीफाइनल में 3-0 के अंतर से हारने के बाद एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप में कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप में पुरुष टीम स्पर्धा में यह भारत का लगातार तीसरा पदक था। 2021 और 2023 के संस्करणों में भी भारत ने कांस्य पदक जीते थे। कुल मिलाकर यह महाद्वीपीय टेबल टेनिस मीट में भारत का 7वां पदक था, जिसमें से सभी 7 कांस्य पदक हैं। टाटा ट्रस्ट के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ टाटा ट्रस्ट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, नोएल टाटा। रतन टाटा के सौतेले भाई 67 वर्षीय नोएल टाटा को टाटा ट्रस्ट का नया चेयरमैन चुना गया है। 9 अक्टूबर को 86 वर्ष की उम्र में रतन टाटा के निधन के बाद यह फैसला लिया गया। रतन टाटा टाटा समूह के चेयरमैन एमेरिटस थे। वह टाइटन सहित टाटा की कई कंपनियों में बोर्ड मेंबर हैं। टाटा सन्स की कमान नटराजन चंद्रशेखरन के हाथों में है, जो 2017 से ही चेयरमैन हैं। डारोन एसेमोग्लू, साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? डारोन एसेमोग्लू, साइमन जॉनसन एंड जेम्स ए रॉबिन्सन हैव बीन अवार्डेड द नोबेल प्राइज 2024 इन विच फील्ड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स में। इन 3 अमेरिकी अर्थशास्त्रियों को संस्थान कैसे बनते हैं और समृद्धि को प्रभावित करते हैं? फॉर स्टडीज ऑफ हाउ इंस्टीट्यूशंस आर फॉर्म्ड एंड अफेक्ट प्रॉस्पेरिटी के अध्ययन के लिए अर्थशास्त्र में 2024 नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस पुरस्कार को आधिकारिक तौर पर अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में आर्थिक विज्ञान में बैंक ऑफ स्वीडन पुरस्कार के रूप में जाना जाता है। राष्ट्रीय खेलों के 38वें संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? इन विच स्टेट विल द 38th एडिशन ऑफ द नेशनल गेम्स बी ऑर्गेनाइज्ड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड। उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेल 2024 का आयोजन किया जाएगा और यह टूर्नामेंट कब आयोजित होगा? 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक, जिसके लिए 250 करोड़ रुपए का प्रस्तावित बजट था पहले, जिसे अब बढ़ाकर करीब 350 करोड़ रुपए कर दिया गया है। हाल ही में लॉन्च हुई भारतीय नौसेना की MPV समर्थक का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? द इंडियन नेवीज MPV समर्थक विच इज लॉन्च्ड रिसेंटली इज मैन्युफैक्चर्ड बाय? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, L&T शिपयार्ड। 15 अक्टूबर को लॉन्च किया गया है इसे। भारतीय नौसेना के नए बहुउद्देशीय पोत MPV समर्थक को चेन्नई के पास कट्टुपल्ली में L&T लार्सन एंड टुब्रो शिपयार्ड द्वारा स्वदेशी निर्माण के तहत डिजाइन और निर्मित किया गया है। रक्षा मंत्रालय और
एल&टी शिपयार्ड ने 25 मार्च 2022 को 2 एमपीवी के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे। महारत्न का दर्जा प्राप्त करने वाला 14वां केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम सीपीएसई कौन बन गया है? Who has become the 14th central public sector enterprise CPSE to achieve Maharatna status? The right answer is option number B, HAL. हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL भारत सरकार से यह प्रतिष्ठित वर्गीकरण प्राप्त करने वाला 14वां CPSE बना। 12 अक्टूबर को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की मंजूरी के बाद सार्वजनिक उद्यम विभाग ने इसकी घोषणा की। अब HAL बिना सरकारी मंजूरी के अपने शुद्ध मूल्य का 15% परियोजनाओं में और 5,000 करोड़ रुपए तक विदेशी उपक्रमों में निवेश कर सकता है। ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीतकर प्रतियोगिता में पहला स्थान हासिल किया? इंडिया स्टूड फर्स्ट इन द ISSF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप 2024 बाय विनिंग हाउ मेनी गोल्ड मेडल्स? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 13। इस चैंपियनशिप का आयोजन 26 सितंबर से 7 अक्टूबर तक पेरू की राजधानी लीमा में हुआ था। इसमें भारत ने कुल तो 24 पदक जीते हैं, जिसमें से 13 है स्वर्ण पदक, 3 है रजत पदक और 8 है कांस्य पदक। इस प्रतियोगिता में भारत ने सबसे बड़ा दल भेजा था, जिसमें 61 निशानेबाज शामिल थे। इटली 13 पदकों के साथ दूसरे स्थान पर और नॉर्वे 10 पदकों के साथ तीसरे स्थान पर रहा। अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ के अध्यक्ष कौन है? अभी लुसियानो रॉसी ने जानकारी दी है कि 2025 में इस टूर्नामेंट का आयोजन भारत में होगा। विश्व दूरसंचार मानकीकरण असेंबली 2024 की मेजबानी किस शहर द्वारा की गई? विच सिटी होस्टेड द वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली 2024? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में ITU विश्व दूरसंचार मानकीकरण असेंबली 2024 का उद्घाटन किया। पहली बार इसका आयोजन भारत और एशिया प्रशांत में किया गया। 190 से अधिक देशों के 3,000 उद्योग नेता, नीति निर्माता और तकनीकी विशेषज्ञ ने इसमें भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 8वें संस्करण का भी उद्घाटन किया गया, जिसका थीम था भविष्य अभी है। भारतीय रेलवे वित्त निगम IRFC के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as the new chairman and managing director CMD of Indian Railway Finance Corporation IRFC? The right answer is option number C, मनोज कुमार दुबे। 1993 बैच के IRS अधिकारी मनोज बिहार में भोजपुर जिला के रहने वाले हैं। इनकी नियुक्ति 5 वर्षों के लिए की गई है। IRFC भारत सरकार के रेल मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक अनुसूची A मिनी रत्न सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम है। भारतीय तटरक्षक बल ICG का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as the new chief of the Indian Coast Guard ICG? The right answer is option number C, परमेश शिवमणि। पूर्व DG राकेश पाल के निधन के बाद केंद्र सरकार ने परमेश को 26वें ICG महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया। इन्होंने 35 वर्षों से अधिक की सेवा दी है ICG में। आइए अब UPSC स्टाइल के प्रश्नों को हल करते हैं। सहारा रेगिस्तान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सहारा डिजर्ट। गलत उत्तर चुनना है। यह 13 अफ्रीकी देशों तक विस्तारित है? नहीं, 13 नहीं बल्कि 11 उत्तरी अफ्रीकी देशों तक विस्तारित है। सो कौन कौन से देश हैं ये? अल्जीरिया, मिस्र, माली, मोरक्को, पश्चिमी सहारा, ट्यूनीशिया, चाड, लीबिया, मॉरिटानिया, नाइजर और सूडान। यह विश्व का सबसे बड़ा उष्ण रेगिस्तान है। इसकी लंबाई लगभग 4800 किलोमीटर तक तथा अधिकतम चौड़ाई 1800 किलोमीटर है। यह सही है। यह संपूर्ण अफ्रीकी महाद्वीप के लगभग 29% भाग पर फैला हुआ है। नहीं, 29 नहीं बल्कि 31% भाग पर फैला हुआ है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पहला और तीसरा स्टेटमेंट गलत है। अभी न्यूज में क्यों है? वर्षा की दुर्लभ घटना और बाढ़ से मोरक्को के सहारा रेगिस्तान के तार के पेड़ों के साथ रेत के टीलों का क्षेत्र जलमग्न हो गया। रैपिड सपोर्ट फोर्सेस योजना नहीं होगा यहाँ पे के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट रैपिड सपोर्ट फोर्सेस RSF। सही उत्तर चुनना है। यह एक अर्धसैनिक बल है जो पहले सूडान सरकार द्वारा संचालित होता था। बिल्कुल सही है। यह सूडानी सशस्त्र बलों का एक हिस्सा है। नहीं, अब नहीं है, 2023 से अब यह इसका हिस्सा नहीं है। इसका नेतृत्व
मोहम्मद हमदान दगालो हेमेदती करते हैं, सही है। इसके कारण सूडान में गृह युद्ध छिड़ गया है, यह भी सही है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। केवल 1, 3 और 4 कथन सही है, दूसरा गलत है। सूडानी सशस्त्र बलों SAF द्वारा खार्तूम और बहरी में RSF के खिलाफ हमला शुरू करने से कई महीनों से शांत रहा संघर्ष फिर से शुरू हो गया है। यह हमला 18 महीने से अधिक समय से चल रहे गृह युद्ध के बीच हुआ है, जिसमें अक्टूबर 2024 तक 20,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है और लगभग 11 मिलियन लोग विस्थापित हो चुके हैं। ट्रैकोमा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ट्रैकोमा। सही उत्तर चुनना है। यह आंखों से जुड़ी एक संक्रामक बीमारी है, यह तो बिल्कुल सही है। यह क्लामीडिया ट्रैकोमैटिस नाम के बैक्टीरियम से होती है, यह भी सही है। भारत अभी तक इस बीमारी को सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में खत्म करने में सफल नहीं हो पाया है, यह कथन गलत है। WHO ने घोषणा की है कि भारत ने जन स्वास्थ्य समस्या के रूप में ट्रैकोमा को समाप्त करने में सफलता प्राप्त कर ली है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। केवल पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है। यह संक्रमित व्यक्ति की आंखों, पलकों, नाक या गले के स्राव के संपर्क में आने से फैलता है। इसे उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग की श्रेणी में रखा गया है, जो विश्व भर में लगभग 150 मिलियन लोगों को प्रभावित करता है, जिसमें से 6 मिलियन दृष्टिबाधित हैं या उन्हें दृष्टि संबंधी जटिलताओं का खतरा है। भूकंपीय तरंगों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट सिस्मिक वेव्स। सही उत्तर चुनना है। यह मुख्यतः 3 प्रकार की होती है, गलत। 3 नहीं बल्कि 4 प्रकार की होती है। 2 सामान्य भूकंपीय तरंगें, P वेव्स प्राइमरी वेव्स, S वेव्स सेकेंडरी वेव्स, और 2 होती है सरफेस वेव्स यानी सतही तरंगें, रेलिक वेव्स और लव वेव्स। सामान्य भूकंपीय तरंगें PNS तरंगें पृथ्वी की आंतरिक परतों से होकर गुजर सकती है, यह तो बिल्कुल सही है। सतही तरंगें पृथ्वी की सतह पर पानी की लहरों के समान चलती है, यह भी सही है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। केवल दूसरा और तीसरा कथन सही है। अभी न्यूज में क्यों है? वैज्ञानिकों ने विश्व भर में उत्पन्न हो रही असामान्य भूकंपीय तरंगों का पता लगाया है, जो ग्रीनलैंड में 9 दिनों तक चले भूस्खलन का परिणाम है। सामान्य भूकंप संकेतों P और S तरंगों के विपरीत इन तरंगों ने एकल आवृत्ति प्रदर्शित की, जो गैर भूकंपीय उत्पत्ति का संकेत देती है। भूवैज्ञानिकों ने आरंभ में इस घटना को इसकी रहस्यमय प्रकृति के कारण USO अज्ञात भूकंपीय वस्तु का नाम दिया था। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता हब के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंटरनेशनल एनर्जी एफिशिएंसी हब। सही उत्तर चुनना है। इसकी स्थापना 2020 में ऊर्जा दक्षता सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी के उत्तराधिकारी के रूप में की गई थी, जिसमें भारत एक सदस्य था, बिल्कुल सही। इसका सचिवालय लंदन में है, नहीं लंदन में नहीं बल्कि इसका सचिवालय पेरिस फ्रांस में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी में स्थित है। जुलाई 2024 तक 16 देश हब में शामिल हो गए हैं, यह बिल्कुल सही है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। केवल पहला और तीसरा कथन सही है, दूसरा गलत है। अभी न्यूज में क्यों है? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आशय पत्र पर हस्ताक्षर को मंजूरी प्रदान की, जिसके तहत भारत अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता हब में शामिल हो सकेगा। दोस्तों, जैसा कि बताया गया है, इस वीडियो लेक्चर का PDF आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में अलग अलग फुल डिस्क्रिप्शन के साथ एम्पियन अकेडमी ऐप पर प्राप्त होगा। दोस्तों, आप इन PDF के सहारे इस वीडियो लेक्चर को आसानी से 5 से 6 मिनट में रिवाइज कर पाएंगे, जिससे आपका बहुत सारा समय बचेगा, जिसे आप स्टैटिक पोर्शन पर खर्च कर सकते हैं और अपने टाइम को बेटर मैनेज कर सकते हैं। एम्पियन अकेडमी ऐप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। आइए अंतिम प्रश्न को हल करते हैं। ऑरोरा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ऑरोरा। सही उत्तर चुनना है। यह पृथ्वी के वायुमंडल में दिखने वाली एक प्राकृतिक रोशनी है, सही है। इसे देखने के लिए लगभग 50 डिग्री के अक्षांशों में जाना होगा, गलत है। यह 50 नहीं बल्कि 70 डिग्री के अक्षांशों में जाना होगा। यह हरे, लाल और नीले रंगों के मिश्रण से मिलकर बना होता है, यह सही है। तो सही कथन होगा ऑप्शन नंबर सी। पहला और तीसरा सही है। यह आमतौर पर रात में या सुबह होने से ठीक पहले दिखाई देता है। अभी न्यूज में क्यों है? भारत लद्दाख में हेनले और मेराक, मैक्सिको और जर्मनी जैसे निम्न अक्षांश क्षेत्रों 86.5 डिग्री उत्तर और दक्षिणी अक्षांश से नीचे में ऑरोरा देखे गए। इनका घटित होना बढ़ी हुई सौर गतिविधि का संकेत है। दोस्तों, इसी के साथ साप्ताहिक करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज के इस संस्करण को
समाप्त करने की आपसे इजाज़त चाहूँगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन।